कक्षा 10वीं के हमारे वे विद्यार्थी जो हिंदी में अपने पूरे नंबर लेना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सेट लाना स्टार्ट कर दिया है। आज से मैं आप लोगों को 4 सेट प्रोवाइड करवाऊंगा। ए आपको अभी मिल रहा है, बी थोड़ी देर बाद मिलेगा, और सी मिलेगा और डी मिलेगा। 4 सेट मिलेंगे आपको, जिसमें से 100% आपका पूरा पेपर बनने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। जी हाँ विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक क्लास में रहिएगा, क्लास को लास्ट तक देखकर जाइएगा, क्योंकि अभी तक जो भी पेपर गए हैं हमने जो आपको सेट प्रोवाइड करवाए हैं पूरा का पूरा उसमें से आया है। अब कमेंट ये मत करना कि नहीं आया है। नहीं आया है मतलब आपने 4 सेट नहीं देखा था, इसलिए नहीं आया है। अगर आपने पूरे सेट देखे होते ए बी सी डी, तो आपके सारे पेपर 100% अच्छे होते। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो जो पेपर हुए हैं उनमें आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं, बच्चों के रिव्यू आप देख सकते हैं, क्योंकि 100% पूरे के पूरे पेपर आपको मिले हैं 4 सेट में से। चलिए अब बारी है हिंदी की, अब बारी है हैप्पी एंडिंग करने की। तो आ जाइए सभी विद्यार्थी और क्लास में जुड़ जाइए। लाइव क्लास आप लोगों के लिए हमने स्टार्ट कर दी है। बी सेट में जल्दी लेकर आऊँगा, तो जल्दी से एक बार ऐसे विद्यार्थी जिनको बी सेट चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर बी जल्दी से लेकर आएँ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप चाहते हैं कि बी सेट आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना और घंटी के बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सबसे मेन बात जो है, पहले क्वेश्चन में हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है सूर सागर के रचनाकार है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास। तो सूर सागर के जो रचनाकार हैं उनका नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा सूरदास। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सूरदास। प्रवंजना का शाब्दिक अर्थ है प्रेम, घृणा, वात्सल्य, धोखा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धोखा। करुण रस का स्थायी भाव है श्रृंगार, रौद्र, शोक, भय। तो करुण रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा शोक। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। व्यापारी द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, किसान द्वारा, वकील द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। अगले प्रश्न को देखेंगे बच्चों। दशानन में समास है द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो दशानन में समास हो जाएगा बहुव्रीहि। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों के लिए खतरनाक होने वाले हैं, तो बिल्कुल अगर आप इसको अच्छे से लगा लेंगे तो यूँ मान के चलिएगा कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल आप मस्त हो जाओगे एकदम से। भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वरनाथ, त्र्यंबकेश्वरनाथ, नागेश्वरनाथ, धनेश्वरनाथ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा तारकेश्वरनाथ। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्रमांक आपका अगला है जोड़ी मिलाना है संस्कृति। तो संस्कृति एक पाठ है, इस पाठ को लिखने वाले कौन है? तो इसको लिखने वाले भदंत आनंद कौशल्यायन। भोलानाथ, तो भोलानाथ बबूत का तिलक। मैं क्यों लिखता हूं, ये पाठ लिखा है अज्ञे ने। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा। लोकोक्ति नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अधिक बोलने वाला वाचाल। ठीक है, 6 नंबर की जोड़ी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर सत्य सत्य। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो इसका आंसर आपको लिखना है सत्य। मूरत मधुर मनोहर दे की पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सत्य। तुलसीदास जी की भाषा अवधी है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, पूरे क्वेश्चन पेपर हमें हल करना है और अच्छे नंबर से हमें उत्तीर्ण होना है। तो जो विद्यार्थी ने अभी तक भी जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस क्लास को एक बार अपने दोस्त को जरूर शेयर करें।
आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कौन से गांव से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका सेंटर कौन सा स्कूल में लगता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन कोई भी ये कमेंट मत करना कि मैं घर से देख रहा हूँ। ठीक है, घर की नहीं पूछ रहा हूँ, घर से सभी देख रहा है, लेकिन कौन से गाँव से, कौन से ज़िले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में सभी ज़रूर बताएँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका अगला रहेगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जिसमें हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अगला। सभी क्वेश्चन बिल्कुल 100% सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूँ। आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना किसी प्रकार की। देखिए, न्याय के अनुसार आचरण करने वाला न्यायशीलता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। छंद के भेद दो होते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा दो होते हैं। छंद के भेद दो होते हैं, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मन्नू भंडारी को जैनेंद्र कुमार का सुनीता उपन्यास पसंद था, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ जाता है। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दुख है ना चांद खिला रात आने पर, दुख है ना चांद खिला रात आने पर, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा शरद। शरद इसमें आप टिक करेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म में हुआ, तो कहाँ हुआ, तो इंदौर में हुआ या भोपाल में हुआ, तो यहाँ पर आपका आंसर इंदौर में हो जाएगा। काशी शास्त्रों में नाम से प्रतिष्ठित है, तो काशी को हम शास्त्रों में किस नाम से जानते हैं, आनंद कानन। आनंद कानन इसमें आंसर होगा। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ, तो भानपुरा। भानपुरा गांव में हुआ, मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर, गांव भानपुरा। झूठा सच गद्य की विदा है, एक रचना है बच्चों झूठा सच, तो ये गद्य की विदा है, कहानी है या उपन्यास है, तो इसमें आपका आंसर उपन्यास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। समास प्रकार के होते हैं, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 6 प्रकार के। 6 आपका उत्तर हो जाएगा। आगे चलिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगले ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल तैयार हो जाइए। एक एक प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूँ आज, पूरा पेपर का 23 तक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और वास्तव में क्वेश्चन पेपर में आपको दम लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वास्तव में बहुत ही इसमें दम है और अच्छा क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। अभी तो मैं आप लोगों को सेट ए प्रोवाइड करवा रहा हूं, अभी तो सेट बी आने वाला है, सेट सी, सेट डी, है ना। सारे सेट का सोल्यूशन यदि आपने कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप 75 नंबर लेकर आओगे। चलिए, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो भगवान शंकर का जो धनुष किसने तोड़ा था, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा राम ने। किसने तोड़ा, राम ने। आप भगवान राम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कवि के अनुसार किस ऋतु की आबा हट नहीं रही, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किस ऋतु की आबा हट नहीं रही, या तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर वसंत लिख देंगे, वसंत ऋतु की, वसंत ऋतु की, या फिर आप फागुन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, फागुन। ठीक है, दोनों ही आंसर आपके यहाँ पर सही माने जाएंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, में कौन सा रस है, तो यहाँ पर जो रस हो जाएगा उस रस का नाम होगा वीर रस। वीर रस आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन शब्दों को बच्चों हम कहते हैं सभ्यता। क्या कहते हैं, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति, उन शब्दों को हम कहते हैं सभ्यता और संस्कृति। जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे कहते हैं, तो उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। मात्रिक छंद उसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो जापान के हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसका
नाम आपको लिखना है अणुबम। अणुबम आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर देखते बढ़ते हैं और देखते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको करवाने वाला हूँ, बने रहिएगा और देखते रहिएगा। जी हाँ बच्चों, आप जितने भी अभी क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एक बार आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। एक विद्यार्थी एक दोस्तों को अपने को जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे खतरनाक क्लास कोई और हो नहीं सकती। देखिए, और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि एक बोर्ड का विद्यार्थी किस प्रकार से लिखता है, उसी प्रकार से आपको आंसर भी लिखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न हैं। छायावादी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए, भक्तिकालीन काव्य की कोई दो विशेषता लिखिए। या तो यहाँ छायावाद की दो विशेषता लिख दो या भक्तिकाल की लिख दो। भक्तिकाल की लिख दो या छायावाद की लिख दो, दो विशेषता लिखना है। ठीक है, केवल दो लिखना है। अगर तीन भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर दो से कम नहीं लिखना है। चलिए, तो इनमें से हम दो प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कौन सा बताऊंगा वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से एक विद्यार्थी ऐसे लिखता है। बच्चों देखो, मैं आपको बताऊं तो कोई भी विद्यार्थी है, बोर्ड का विद्यार्थी है, तो देखो मैंने अभी आपको आंसर बताया। यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, सूरदास, धोखा, शोक, है ना, और उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी, 4 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद में हम बढ़े आगे, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने बहुरी समाज बताया था, तारकेश्वरनाथ, 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में यहाँ पर आप सत्य फत्य देखिएगा, तो मैंने सत्य असत्य में आपको सारे सत्य बताए थे। 1 2 3 4 5 6 नंबर यहाँ से आपके आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जोड़ी देखिए, जोड़ी ऐसे लिखना है बच्चों। अगर पूरे नंबर लेना है तो ऐसे लिखना है, और नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे दिखे वैसे लिख देना, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। संस्कृति, भदंत आनंद कौशल्यान, भोलानाथ, बबूत का तिलक, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे, चौपाई छंद, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, लोकोक्ति, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अधिक बोलने वाला, वाचाल, 6 नंबर यहाँ मिल गए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखिएगा, यहाँ आप क्वेश्चन देखेंगे तो शरद, खालिस्तान में, इंदौर, आनंद कानन, भानपुरा, उपन्यास, कितने हो गए, 5 नंबर यहाँ मिल गए। देखिए किस प्रकार से एक बोर्ड का विद्यार्थी लिखता है, और पूरे नंबर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, देख सकते हैं। आगे देखिएगा, और एक क्वेश्चन हमारा ये 6 रह गया था, तो 1 नंबर उसको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे अगले क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए, राम ने तोड़ा धनुष, वसंत ऋतु की, वीर रस, सभ्यता संस्कृति, मातृक छंद और अणुबम, 6 नंबर यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। और टोटल अभी तक कितने नंबर हो गए हैं, 30 के 30 पूरे ऑब्जेक्टिव सही हो गए हैं। और 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सही होने पर बच्चे के 30 ही ऑब्जेक्टिव सही हुए और 30 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर मैंने छायावाद की विशेषता, ठीक है, तो व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है, जिसमें लेखक के निजी अनुभव और सुख दुख की अभिव्यंजना हुई है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखो क्या जबरदस्त लिखा है। अगर आपको भी लेना है नंबर पूरे, तो इसी प्रकार आप अपनी बोर्ड परीक्षा में उत्तर लिखें। देखिए, प्रकृति प्रेम है ना, छायावाद की विशेषता, बिल्कुल 2 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन से की गई है, या लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं लिखिए। अब 2 में से एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, कौन सा बताता हूं, देखिए यहां पर देखिए 7वां क्वेश्चन, 7वें का अथवा वाला बता रहा हूं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। ठीक है, ऐसे लिखना, वीर योद्धा कभी भी स्वयं पर अभिमान नहीं करते, वीर योद्धा कभी भी स्वयं के मुख से अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, वीर योद्धा, आगे देखिएगा, वीर योद्धा कभी भी गाय, देवता, ईश्वर भक्त और ब्राह्मण पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। देखो नहीं पर भी यहाँ पर बिंदी लगी है, क्योंकि नहीं के पीछे हमेशा बिंदी आती है। कितना मतलब स्पष्ट लिखा है, कितना साफ सुथरा लिखा है, तो यहाँ पर 2 नंबर कोई नहीं काट सकता। इस कॉपी को 10 बार चेक कर लो, 20 बार चेक कर लो, कोई एक भी नंबर नहीं काट सकता आपका। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, और पूरे नंबर हमारे आना चाहिए। अब देखते हैं इस कॉपी में हमारे 75 नंबर में से 75 आते हैं कि नहीं आते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 8वां, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कला पक्ष। अब मैं आपको ये तो तुलसीदास का बताऊंगा या जयशंकर प्रसाद का। आइए देखिए, यहां पर देखिएगा, तो मैं आपको प्रश्न नंबर 8 का उत्तर बता रहा हूं, तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं। तुलसीदास जी की 2 रचनाएं देखेंगे हम, रामचरितमानस जो महाकाव्य है,
विनय पत्रिका, तो यहाँ पर 1 नंबर तो हमें मिल जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आपको भी बिना गलती के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेने के लिए यही काम करना है। आगे देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, बाहुपक्ष और कला पक्ष लिख दिया यहाँ पर। बाहुपक्ष और कला पक्ष को आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए बाहुपक्ष देखिए, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। वे सगुण ईश्वर को मानते हैं। उनकी रचनाओं में लोक मंगल की भावना व्यक्त है। कला पक्ष, तुलसीदास जी की भाषा अवधी व ब्रजभाषा है। उनकी रचनाओं में शांत, श्रृंगार और वीर रस का अद्भुत मिश्रण है। तुलसीदास जी का अलंकार विधान अनुपम है। यहाँ पर 1 नंबर और मिल जाता है। 1 नंबर उधर मिल गया, 1 नंबर इधर मिल गया। ठीक है, 2 नंबर हो गए पूरे। उसके बाद में क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखो, आराम से पेपर को हल करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, महाकाव्य एवं खंड काव्य में 2 अंतर। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला कर दो। आइए मैं एक इसमें से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। देखिए, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। सही। ठीक है, महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, खंड काव्य का आकार छोटा होता है। ठीक है, रामचरितमानस, पंचवटी, ये 2 नंबर आपके यहाँ पर मिलेंगे। आपको 2 नंबर यहाँ मिल गए आपको। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए गौर से देखिएगा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर केवल अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखना है या हास्य रस का एक उदाहरण लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, काव्य में जब एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। आत्मकथा एवं जीवनी में कोई 2 अंतर लिखना है। दोनों में से एक यहाँ पर मैं बता देता हूँ। आइए, तो ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, एकांकी में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर फिर आपको आएंगे, कोई काट नहीं सकता। चलिए, अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, वो रहेगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्वेश्चन नंबर दोनों में से एक देखिए। आंसर हम देख रहे हैं बिल्कुल क्रम से, है ना, एक के बाद एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अभी तक वीडियो को आपने कंजूसी करके लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है बच्चों, एक वीडियो को लाइक जरूर करें। भले ही चैनल को सब्सक्राइब मत करो, अगला सेट भी आपको नहीं चाहिए ऐसा का ऐसा ही सॉल्यूशन के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए, नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचेगा। कम से कम अगर आपको लग रहा है कि मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। आइए, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पुत्रवधू उनके खाने आदि की व्यवस्था कर उनके साथ उनकी सेवा करने आगे देखिएगा, सेवा के लिए रहना चाहती थी। 2 नंबर यहाँ मिल गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, वो क्वेश्चन है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? होगा या ना कंप्लीट? ये नीचे वाला तो वाला करवाया मैंने। रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर। यशपाल का लिखना है या फिर यशपाल का नहीं लिखना है तो फिर रामवृक्ष बेनीपुरी का लिख दो। 2 रचना लिखना है, भाषा शैली लिखना है। आइए बता देता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पढ़ना है और देखना है। एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। सभी परीक्षाओं की धांसू तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है, तो धांसू तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखें, रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय, 2 रचनाएं, अम्बपाली पतितों के देश में।
आगे अगर हम बात करें भाषा की, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा व्यवहारिक है। उनकी भाषा में सहजता, सरलता है और सजीवता पाई जाती है। मुहावरों और कहावतों से रचनाओं में सुंदरता आई है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे हम देखते हैं शैली। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की शैली के विविध रूप हैं, जैसे भावात्मक, वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक और आलोचनात्मक आदि शैलियों का प्रमुख रूप से वर्णन हुआ है। ये लो 2 नंबर लो भाई साहब। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार नंबर आते हैं बोर्ड की कॉपियों में। अगर कोई भी टीचर है आपकी कॉपी 2 से 3 बार कई 10 बार चेक करे, पर आपके नंबर नहीं कटना चाहिए, ऐसे आपको लिख कर आना है बच्चों। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम 14 की ओर। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ये नहीं करना है, नीचे वाला कर लो। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? चलो दोनों में से एक बता देता हूं। ये लो, ये आ गया 14 का बिल्कुल गर्मा गर्म क्वेश्चन। यहां पर देख सकते हैं, खेलों में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है। जब वे अपनी उम्र के बच्चों को खेलते देखते हैं तो वे सब कुछ भूलकर खेल में रम जाते हैं। यही कारण है कि भोलानाथ अपने पिता की गोद में यहाँ पर सिसक रहे थे, परंतु जब उन्होंने अपने साथियों को खेलते देखा तो उनका मन भी खेलने के लिए लालायित हो उठा। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी गलती नहीं करना, जैसे कि यहाँ का रह गया था। ठीक है, और यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगाना भूल गए थे। ठीक है, तो लालायित है ना, लालायित नहीं, लालायित हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो ऐसे छोटी मोटी गलती नहीं करना है। वैसे इतनी बारीकी से कोई नहीं देखेगा कि कोई शब्द आपने छोड़ दिया है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं आपको अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस गलती को आप सुधारें। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, आंखों का तारा। या निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है। या तो समास विग्रह कर दो, अथवा वाला है, अथवा में ऊपर वाले कर दो या नीचे वाला कर दो। यहाँ पर मुहावरों का अर्थ भी लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है, यहाँ समास विग्रह करना है, समास का नाम लिखना है। चलिए आइए, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको। वैसे अगर ये करना हो तो ये तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन इनमें नीचे वाले में प्रतिदिन में अव्ययभाव समास है और इसमें तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह होगा हर दिन, और इसका हो जाएगा राजा का पुत्र। ये देखिए क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 9 2 11 होना, अर्थ हो जाएगा भाग जाना। प्रयोग, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। आंखों का तारा, अर्थ बहुत प्रिय होना। मोहन अपनी विधवा माँ की आंखों का तारा है। ये लो, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो। पहले अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। चौपाई छंद का लक्षण, लक्षण मतलब परिभाषा होती है ना, एवं उदाहरण लिखिए। लक्षण से घबराना नहीं है, लक्षण का मतलब होता है परिभाषा। तो यहाँ पर हम देखते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो रहेगा, उसका आंसर भी रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो आ चुका है क्वेश्चन। देखिए चौपाई छंद की परिभाषा, ये एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। उदाहरण देखो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मात्रा देख लो, यहाँ पर मात्रा भी शानदार तरीके से लगी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं। ठीक है, और देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं यहाँ हो गई। ठीक है, क्या निकालो, तुम गलती निकालो, कहाँ निकालोगे? एक गलती आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा मौका ही नहीं देंगे कि कोई भी गलती हम करें। ठीक है, मात्रा भी लगा दी है ना। अगर तुम चाहो ना तो कि मात्रा के हम नंबर काट लेंगे, तो यहाँ पर तुम मात्रा भी लगा दिए, बताओ आप नंबर कहाँ काटोगे? नंबर काट नहीं सकते आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आपको कॉपी में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आगे हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा आपका 17, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम
आंसर से पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद संधि एवं समास में कोई 3 अंतर लिखना है, वाच्य की परिभाषा एवं वाच्य के प्रकार लिखना है। तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आप कौन सा करोगे, आप संधि और समास में ही करोगे। ये देखो संधि और समास में अंतर, आइए बहुत ही शानदार तरीके से ये अंतर को हम कर लेते हैं। आइए संधि समास में अंतर, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 आप ऐसा लिखें, ठीक है, गलती ना करें, 6 ऐसे लिखें आप। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है, ठीक है। ये 2 नंबर आपके, ठीक है, 2 नंबर आपके और आपके, कोई काट नहीं सकता। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, पहले स्क्रीन पर देखो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद हम सारी कहानी को इसको समझेंगे। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो या तो आप गद्यांश कर दो या फिर आप काव्यांश कर दो। यहाँ पर ये कविता है, ये गद्यांश है, इनमें से कुछ भी कर दो आप, ठीक है। इसके उत्तर, इसके प्रश्न ये रहे, उत्तर इसमें से देना है। और काव्यांश में क्वेश्चन पैराग्राफ ये रहा कविता वाला और क्वेश्चन ये रहे। अब आपको कौन सा करना है, यहाँ पर मैं अभी एक ही बताऊंगा आपको, और अगर आप बोलेंगे ना कि सर ये अतो वाले क्वेश्चन भी हल करवा के आप वीडियो बना दो, तो उसका भी बना देंगे। तो यहाँ पर चलिए, इस प्रश्न का गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, ठीक है, तो इसमें से ढूंढकर आंसर लगाना है। तो मैंने लिख लिया आंसर, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और क्वेश्चन पहले देख ही लो, सामाजिक समरसता का क्या आधार है और सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है। तीनों प्रश्न के आंसर ये हमारा जो हो जाएगा सामाजिक समरसता का। इनमें से जो हमारा क्वेश्चन है ये 1 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर देखिएगा, सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है। ये लो 4 नंबर आपके, रखो 4 नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाता है। कोविड-19 विषय पर नागरिक और डॉक्टर के बीच संवाद लिखिए। तो कोविड-19 विषय पर नागरिक और डॉक्टर के बीच क्या लिखना है, संवाद लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है, इसको ध्यान से आपको करना है। चलिए बता देते हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है वो भी आप हमें पता ही है, आप क्या करोगे वो भी हम अच्छे से जानते हैं। आप संवाद करोगे या अनुच्छेद करोगे, क्या करने वाले हो, देखिए, ये देखिएगा, प्रिय शिक्षक विषय पर अनुच्छेद, यह तो वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हम यहाँ पर करेंगे संवाद, क्योंकि संवाद में हमें बड़े मजा आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर और नागरिक के बीच क्या लिखना है, संवाद। देखिए ये रहा, नागरिक, डॉक्टर साहब आजकल एक महामारी फैल रही है, वह क्या है। डॉक्टर, हाँ भाइयों, उस महामारी को कोरोना वायरस कहते हैं, ये बहुत ही घातक वायरस है। नागरिक, अच्छा ऐसा है क्या। डॉक्टर, हाँ, इस महामारी के कारण करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है। नागरिक, हाँ, टीवी पर आए दिन मौतों की खबरें सुनाई देती है। डॉक्टर, ये वायरस हवा में भी फैलता है, ये इतनी तेजी से फैल रहा है। नागरिक, हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर, तो डॉक्टर कहेंगे यहाँ पर आपसे कि मास्क लगाओ, नियमित रूप से अपने हाथों को धोना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना चाहिए। आगे देखेंगे कि यहाँ पर नागरिक कहता है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे और भी है, थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं इसमें और क्या लिखा है। और बचा थोड़ा सा, इसको यहाँ पर आप देखेंगे। हाँ, इस विपदा के समय हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा मिलकर हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। नागरिक, हाँ, ये वायरस तो वाकई में बहुत ही जानलेवा है, इससे पहले ही अनेक लोगों की जानें जा चुकी है।
नागरिक हाँ डॉक्टर, हाँ आप सभी अपना ध्यान रखिए। नागरिक जी हाँ डॉक्टर साहब। ठीक है, तो इस प्रकार 3 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये 19वें वाले क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ पर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित पद्यांश की साफ प्रसंग व्याख्या कीजिए। मतलब संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या करना है। ठीक है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाओ मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वे सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। आपको ये नहीं आता तो अथवा वाला कर दो। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, दूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे की झरने लग पड़े से पालिका के फूल, बास्ता की बबूल। तो इनमें से एक करना है। चलो बता देता हूँ कौन सा करना है। ठीक है, अच्छे से करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है और कोई भी नंबर हमें कटवाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने साल भर मेहनत की है। आइए बच्चों, किस प्रकार से आप संदर्भ प्रसंग करेंगे आइए बता देते हैं। सबसे पहले संकेत बनाएंगे। तुम्हारी ये दंतुरित बांसता की बबूल, ऐसा संकेत बनता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के पाठ ये दंतुरित मुस्कान से ली गई है। इसके कवि नागार्जुन है। ये आया और 1 नंबर आपको दे गया। कवि जब छोटे बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखते हैं तो वे भाव विभोर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जब बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखते हैं तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता है और वे कहते हैं तुम्हारी मुस्कान इतनी जीवंत है कि ये एक मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देती है। तुम्हारी मुस्कान को देखकर मानो ऐसा लग रहा है जैसे कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। तुम्हारी मुस्कान इतनी प्रभावशाली है कि इसे देखकर तो पत्थर भी पिघल जाता है। ये लो भाई साहब 3 नंबर आपके हुए। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश की साफ प्रसंग व्याख्या करना है। वैदिक इतिहास में सेनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत रुधिर वाद्यों में गिना जाता है। आज देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी नरकट या रीढ़ होती है को ने कहते हैं, ने बोलते हैं। सेनाई को सहनय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। और या तो वाला देख लो आप, अगर ये नहीं करना हो तो संस्कृति के नाम से जिसे कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वे ना संस्कृतीय न रक्षणीय वस्तु है। तो इसमें से हम एक कर लेते हैं। ठीक है, और बता देते हैं आपको जल्दी से। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। वैदिक इतिहास डैश 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 उपाधि दी गई है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठ नौबत खाने में इबादत से लिया गया है। इसके रचिता यतीन्द्र मिश्र हैं। ये लो 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा और यहाँ पर हम 1 नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें करेक्ट नंबर दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं और यहाँ पर पलटते हैं पेंच और पलटेंगे पेंच तो आएंगे अगले उत्तर। यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में सेनाई का उल्लेख किया गया है और सेनाई के बारे में बताया गया है। वैदिक इतिहास या पुराने जमाने में सेनाई का कोई उल्लेख नहीं है। उस समय सेनाई आदि जैसे वाद्य यंत्र नहीं थे। सेनाई एक प्रकार का सुशिर वाद्य माना गया है। सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है ऐसे वाद्य जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। आज देश में ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें नाड़ी नरकट या रीढ़ होती है उन वाद्यों को ने कहा जाता है। सेनाई की शहनाई मतलब सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है क्योंकि सेनाई बहुत ही मीठे स्वर वाली होती है। ये लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 नंबर फिर मिल गए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन है लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है।
लाउड स्पीकर अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन आपको ध्वनि विस्तारक का लिखना है। ठीक है, ध्वनि विस्तारक मानकर लिखना है इसको। ठीक है, लाउड स्पीकर आपको नहीं प्रयोग करना है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको कौन सा करना है, आप अथवा वाला करोगे। अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने पिता को एक पत्र लिखिए, ये वाला करोगे या ऊपर वाला करोगे, मुझे पता है आप कौन सा करोगे, आप यही करोगे। ठीक है, चलो तो मैं बता देता हूँ कि आप किस प्रकार से इसका आंसर लगाओगे। देखिए क्या शानदार जानदार आंसर यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 22 का उत्तर, प्रति श्रीमान जिलाधीश महोदय, ब्यावरा, राजगढ़, मध्य प्रदेश। यहाँ पर लाउड स्पीकर का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको किसका प्रयोग करना है, ध्वनि विस्तारक यंत्र का। अगर आप लाउड स्पीकर का प्रयोग करोगे तो ये अंग्रेजी का शब्द है और आपका नंबर यहाँ पर कट जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र बंद करवाने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का ध्यान रखिएगा। लाउड स्पीकर भले वो इसीलिए तो आपकी एग्जाम है, आपने क्या सीखा, उसने इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया, आपको नहीं करना है क्योंकि आप हिंदी में पेपर दे रहे हैं। महोदय, उपर्युक्त विषय में विनम्र निवेदन है कि हमारी वार्षिक परीक्षा का समय नजदीक आ गया है, किंतु हमारे मोहल्ले में देर रात तक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र, अब यहाँ पर लाउड स्पीकर है ना, ऐसा लिख सकते हैं, बजते रहते हैं, जिसके कारण हमें अध्ययन करने में समस्या आ रही है। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर वही वापिस ध्वनि विस्तारक, यहाँ पर भी क्या लिखना है, ध्वनि विस्तारक, ध्वनि विस्तारक यंत्र बंद करवाने की कृपा करें, हम आपके आभारी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे आप देखिएगा धन्यवाद दिनांक और यहाँ पर प्रार्थी में आपको क्या लिखना है, समस्त विद्यार्थीगण आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है, आपकी जो ब्लू पेन है उससे लिखना है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अगर आपने इतनी गलतियां कर दी, जैसे कि आपने इतना ये छोड़ दिया, यहाँ पर आपने ये गलती कर दी, यहाँ पर आपने ये गलती कर दी, तो सीधे आपको कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ पर 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा इस कॉपी में कितने नंबर आए हैं, तो इस कॉपी में आए हैं कितने नंबर, 74 नंबर। कितने में से, 75 में से। ठीक है, 75 में से 74 नंबर यहाँ पर आपको मिले हैं। ठीक है, 1 नंबर आपका एप्लीकेशन में यहाँ पर कट जाता है क्योंकि आपने कुछ गलतियाँ कर दी है, तो इस बात का आप ध्यान रखें और बेहतर अपनी तैयारी करें। अभी माफ कीजिएगा, पूरे 74 नंबर आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन बताना बाकी है अभी। आगे यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। क्या लिखना है, निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध लिखना है। टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक भी आप देख लेंगे। आंखों देखा खेल का वर्णन, विज्ञान वरदान भी, अभिशाप भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जीवन में खेलों का महत्व। तो यहाँ पर देखिएगा निबंध आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन क्रमांक आपका 23-22। पहले थोड़ा सा यहाँ पर ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, मैंने सुधार कर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर वो उसी प्रकार की एप्लीकेशन है पूरी, लेकिन यहाँ पर ये सुधार है। ठीक है, और उसके बाद में इसमें और क्या सुधार मिल रहा है, ये लाउड स्पीकर का प्रयोग तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इतना होता है तो सुधार, इस 2 गलतियों के कारण यहाँ पर हमें यहाँ पर भी कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये गलती हमें नहीं करना है, छोटी सी गलती हमारा 1 नंबर कटा देगी। अब आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निबंध की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन क्रमांक आपका 23 का आंसर। अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। विज्ञान वरदान भी, अभिशाप भी। रूपरेखा सबसे पहले आपको लिखना है। प्रस्तावना चिकित्सा के क्षेत्र में, यातायात और संचार के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, विज्ञान के दुष्प्रभाव, उपसंहार। ठीक है, अब हम इसके डिटेल में चलेंगे।
प्रस्तावना, यहाँ पर पॉइंट भी डालेंगे हम। पॉइंट नंबर पहला डालेंगे प्रस्तावना। आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। छोटी से छोटी वस्तु आलपिन से लेकर कारखानों की बड़ी से बड़ी मशीनें लोहे की बनी है। विज्ञान ने न केवल हमारे जीवन को सरल और आरामदायक बनाया है, बल्कि समाज की उन्नति और विकास में भी योगदान दिया है। आधुनिक युग को विज्ञान का युग कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान ने हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। विज्ञान से मानव को असीमित शक्ति प्राप्त हुई है। पॉइंट नंबर अगला, चिकित्सा के क्षेत्र में, यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे हम दूसरा। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। बीमारियों का पता लगाने से लेकर उनके इलाज तक सब कुछ संभव हो गया है। सर्जरी, लेजर तकनीक आदि ने चिकित्सा को नई ऊंचाइयां तक पहुंचा दिया है। विज्ञान ने आज हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली है। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, पॉइंट नंबर तीसरे की ओर। यातायात और संचार के क्षेत्र में विज्ञान के चमत्कारों में सबसे बड़ी देन है तेज और सुरक्षित यातायात के साधन। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ही समय में पहुंच सकते हैं। हवाई जहाज, ट्रेन, कार आदि साधनों ने दूरियों को कम कर दिया है। संचार के क्षेत्र में मोबाइल फोन, इंटरनेट, सैटेलाइट आदि ने पूरी दुनिया को एक गांव जैसा बना दिया है। आज हम दुनिया के किसी भी कोने से एक दूसरे को तुरंत संपर्क कर सकते हैं। आप देखिएगा अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा फोर्थ वाला पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान ने हमें पृथ्वी की सीमाओं से बाहर जाकर अंतरिक्ष को जानने का मौका दिया। चंद्रमा पर मानव का कदम रखना, मंगल पर मिशन भेजना आदि विज्ञान के महान चमत्कारों का प्रमाण है। इससे हम ब्रह्मांड की संरचना के बारे में अधिक जानने में सक्षम हो पाए हैं। आगे भी आप देखेंगे अगले क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन के पॉइंट को, तो इसको यहाँ पर देखिएगा आप। रहेगा ये पॉइंट नंबर 5, विज्ञान के दुष्प्रभाव। विज्ञान के चमत्कारों के साथ साथ इसके कुछ दुष्प्रभाव भी है। परमाणु बम, जैविक हथियार, पर्यावरण प्रदूषण आदि कुछ इसके नकारात्मक पहलू हैं। हालांकि विज्ञान ने उन्नति की राह दिखाई है, परंतु इसके दुरुपयोगों ने समाज के लिए खतरा पैदा किया है। ठीक है, तो इस प्रकार निबंध को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर निबंध को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं और हमें लगता है कि निबंध बहुत ही अच्छे से लिखा गया है और निबंध में यहाँ पर आपको पूरे नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अगले पॉइंट को भी आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ रहेगा आपका अगला पॉइंट, जिसमें आप देखेंगे उपसंहार। विज्ञान मानव जीवन को नए युग में प्रवेश दिलवाया है। आज हम जो भी विकास और उन्नति देख रहे हैं, ये सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। विज्ञान स्वयं में कोई शक्ति नहीं है, ये मनुष्य के हाथ में आकर शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए हमें विज्ञान का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सके। विज्ञान ने मानव को वे शक्ति है जिससे वह असंभव को भी संभव करने में सक्षम हो पाया है। ठीक है, इस प्रकार निबंध लिखोगे तो आपको 4 नंबर भी यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर 74 नंबर आ चुके हैं और आप भी अगर ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आप गलती किसी प्रकार की ना करें। सेट बी जल्दी ही आएगा, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी परीक्षा की बेहतर हो जाएगी और आपसे ज़्यादा नंबर किसी और को नहीं आएंगे। तो
आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस पेपर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, इसके आंसर के PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पेज पर फॉलो करें और कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर तुरंत में आपको मिल जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाइए वहां पर जाकर आप हमसे बातचीत डायरेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।